तो बच्चों ये हमारे पास दो उदाहरण हैं। हम पढ़ रहे हैं शब्दालंकार। तो सबसे पहले हमें शब्दों पर ही ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप पहली लाइन देख रहे हो, काली घटा का घमंड घटा, इसके अंदर एक शब्द ऐसा है जो दो बार आया है, घटा और घटा। ठीक है, इस जो हम अलंकार पढ़ने वाले हैं, इसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि इसमें कविता की पंक्ति में एक समान शब्द दो बार आता है, तीन बार आता है, चार बार आता है, जैसे यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, एक घटा शब्द दो बार आया है, कितनी बार भी आ सकता है। तो लेकिन अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, कवि क्या कहना चाह रहा है, काली घटा का घमंड घटा, मतलब जब बारिश आती है तो जो बादल होते हैं बिल्कुल काले होते हैं, देखा होगा आपने। और जब बारिश हो जाती है, हो जाने के बाद अगर आपने गौर किया हो तो जो बादलों का रंग है वो काला नहीं रहता, फिर वो घटा जो अपने आप में व्हाइट रहती है, सफेद रहती है, और फिर बादल खुल जाते हैं। तो बादल जब खुल गए बरसकर, तब कवि ने क्या कहा कि काली घटा का घमंड घटा, मतलब घटा जो थी यहाँ बादलों की घटा थी, ये तो बादल संबंधित शब्द था। और जो यहाँ पर घटा थी, इसका मतलब था कम होना। आपने समझा होगा। तो हमारा इस ये जो अलंकार बना वो क्या बना कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द दो बार आए, एक ही शब्द समान शब्द दो बार आए, और हर बार उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, अर्थ सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर शब्द होगा तो उसका अर्थ भी अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर अर्थ था बादल और यहाँ पर अर्थ था कम। तो ये जो जहां पर होता है कि शब्द एक ही दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तीन बार आए तो तीन बार अर्थ अलग अलग हो, मतलब अलग अलग अर्थ होना अनिवार्य है। तो बच्चों वहां पर हमारा अलंकार बनता है दूसरा शब्दालंकार, जिसका नाम है यमक अलंकार। इसे यमक अलंकार बोलते हैं। तो नीचे हम देखते हैं, इसमें भी यही बात है, पास हीरे हीरे की खान और कहां पर खोजे नादान। लेकिन इसको करने से पहले मैं एक एग्जांपल और ले लूं, मैं बताता हूं, सुनिए ध्यान से। आपसे कई बार एक लाइन सुनिए, गाने की लाइन भी होती है, सजना है मुझे सजना के लिए, कि यहाँ पे सजना शब्द दो बार आया। एक सजना वो अपने स्वामी के लिए बोल रही है, और दूसरा सजना जो होता है वो अपने श्रृंगार के लिए बोल रही है। तो सजना शब्द दो बार आया और दोनों शब्दों का अर्थ क्या था, हमारा अलग अलग था। तो यहाँ पर भी हमारा अलंकार कौन सा बना, यहाँ पर अलंकार बना यमक अलंकार। ठीक है, लेकिन कई बार हो सकता है कि हमारा सेम शब्द न आकर के टुकड़ों में आए। जैसे अगर आप देख रहे हो इस एग्जाम्पल के अंदर कि हीरे हीरे शब्द मानते हैं, ये दो बार आया है। तो देखो यहाँ एक तो शब्द है हीरा, हीरा होता है मतलब जो डायमंड टाइप में होता है उसको बोलते हैं हीरे, और एक हीरे संबोधन है कि पास हीरे, ही जो है ये दबाव देने के लिए रे बोल रहे किसी और को कि हीरे, कि पास हीरे हीरे की खान, मतलब कोई कवि है वो कह रहा है कि रे नादान मनुष्य, तू कहाँ हीरे खोजते घूम रहा है, अगर अपने आप को जातेगा तो तेरे अंदर ही क्या है, हीरे छुपे हुए हैं, मतलब हीरे हमारे गुण है। तो वो उसको संबोधित कर रहा है कि तू पास हीरे, कि तेरे पास हीरे, क्या हीरे की खान। तो यहाँ तो ये संबोधन सूचक शब्द है और ये हीरा है डायमंड। तो यहाँ पर भी इन दो शब्द हैं, समान है, इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर भी हमारा अलंकार कौन सा है, यमक। तो यमक के बारे में हमने बात जानी कि दोनों शब्द इकट्ठे भी आ सकते हैं समान रूप से, और वो शब्द टुकड़े के रूप में भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर आया टुकड़ों के रूप में। तो बच्चों, यमक अलंकार की परिभाषा क्या बनी, जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द दो बार आ जाए और दोनों बार उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो कौन सा अलंकार होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक और अनुप्रास में क्या अंतर होगा, अनुप्रास में हमने बताया था वर्णों की आवर्ती, ठीक है ना, एक वर्ण बार बार आएगा। लेकिन यमक में क्या बताया हमने, शब्द की आवर्ती, यहां पर शब्द बार बार आएगा, उसका अर्थ अलग अलग होगा। क्लियर है। तो बच्चों ये था हमारा दूसरा भेद, जिसका नाम था यमक अलंकार। अब हम आगे चलते हैं तीसरे भेद की तरफ। उसका एग्जांपल लिख देता हूं, पहले मैं देखिए एक बार ध्यान से, मैं लिखता हूं, मंगन को देखी पट देख है बार बार। क्या आप बता सकते हैं कि इस कविता में, इस लाइन में कौन सा अलंकार है? अगर आप ध्यान दे रहे हो, हमारे पास यहाँ पर दो शब्द हैं। अभी मैंने बताया यमक अलंकार में दो शब्द होते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर यमक अलंकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बार बार शब्द का अर्थ एक ही है। बार बार होता है दोबारा दोबारा,
या अगर इस बार का मतलब अलग होता, इसका अलग होता तो यमक अलंकार बन जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पर दोनों का अर्थ सेम है। तो अब हम इस लाइन को पढ़ते हैं पहले एक बार कि मांगते को देख करके पट देत है बार बार। यहाँ पर एक भिखारी है, वो अपनी कहानी बताता है कि वो रोज मांगने जाता है भिक्षा। तो एक महिला होती है, जब भी वो उस भिखारी को देखती है तो वो क्या करती है, उस भिखारी के ऊपर दया करके उसे एक कपड़ा दे देती है। और भिखारी जब भी उसके पास जाता है तो हर बार उसे उसके पास से कपड़ा ही मिलता है। तो पट का मतलब क्या है, यहां पर एक पट का मतलब है कपड़ा, कि मांगते हुए को देखकर कपड़ा देत है बार बार। वो कहता है भिखारी कि मुझे बार बार वो कपड़ा ही देती है, ठीक है। अब क्या होता है कि वही भिखारी आगे जाता है किसी और डोर पर, तो उसे एक महिला ऐसी भी है कि वो उसे देखना पसंद नहीं करती, कि ये बार बार रोज मांगने के लिए आता है, तो वो उसको देख करके अपने दरवाजे बंद कर लेती है, ठीक है। फिर भी वो यही लाइन कहता है कि मांगते को देख करके पट देत है बार बार। पट होता है बच्चों एक अर्थ और होता है, इसका मतलब होता है दरवाजा, कि दरवाजे को बार बार बंद कर देती है। जब भी मैं इसके पास मांगने जाता हूं तो ये दरवाजे को बंद कर देती है। तो मतलब यहां पर क्या हुआ, इस पट शब्द के दो अर्थ निकले, एक कपड़ा एक दरवाजा। और लाइन के भी दो अर्थ निकले, एक में पॉजिटिव था, मतलब उसको कुछ ना कुछ मिल रहा था, चाहे कपड़ा ही क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन एक में तो गेट ही बंद हो रहा है। लेकिन लाइन हमारी क्या है, सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। मतलब हमारे यहाँ पर शब्द तो एक है और उसके अर्थ दो हैं या अनेक हैं। जब किसी काव्य पंक्ति में ऐसा हो जाता है बच्चों, तो वहां पर अलंकार होता है हमारा तीसरा, जिसका नाम होता है श्लेष। ये शब्दालंकार का तीसरा भेद होता है, जिसमें किसी कविता की पंक्ति में शब्द एक ही होता है और उसके अर्थ क्या होते हैं, अनेक होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें श्लेष का पता लगा। देखो श्लेष शब्द का अर्थ ही यही होता है, चिपचिपा, सैलेश, चिपचिपाहट के साथ, मतलब जहां एक शब्द से बहुत से अर्थ चिपके हुए हों, ठीक है, तो उसको हम श्लेष अलंकार बोलते हैं। अब श्लेष में यमक में अंतर क्या है, यमक में मैंने बताया था कि पट ही शब्द दो बार आता, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि उसमें शब्द दो बार आया, दोनों बार अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन इसमें तो शब्द एक ही बार आएगा। तो कुल मिला के हमारा जो ये उदाहरण है, ये किस चीज का है, श्लेष का है। ऐसे ही मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा, एक बार ध्यान से देखें आप, इसी का ही मैं लिखता हूं, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। अब बेटा इस लाइन में क्या है, हमारे पास एक चीज है सुबरन, इसको ढूंढते हुए फिरते हैं कौन कौन, कवि भी, व्यभिचारी भी और चोर भी। इन तीनों को क्या चाहिए, सुबरन चाहिए, सीधी सी बात है। मतलब यहाँ पर सुबरन शब्द है वो इन तीनों के मायने में अलग अलग है। अब सुबरन का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। सु मतलब कि अच्छा और बरन होता है वाणी, अच्छी वाणी। तो अच्छी वाणी आप जानते हैं इन तीनों में से किसको चाहिए, कवि को। साधारण सी बात है, क्योंकि जब कवि की वाणी मीठी होगी, अच्छी होगी, तभी तो वो अपनी कविता अच्छे से पेश कर पाएगा। तो एक तो सुबरन अर्थ का, सुबरन का मतलब क्या बना, पहला तो अच्छी वाणी, ठीक है, जो चाहिए कवि को। दूसरा बनता है सु होता है अच्छा और बरन होता है पहनावा। तो बरन का मतलब बेटा पहनावा भी होता है, और अच्छा पहनावा किसको चाहिए, अच्छा पहनावा चाहिए व्यभिचारी को। व्यभिचारी होता है कोई सुंदर इंसान, और सुंदर इंसान अगर वो कपड़े अच्छे पहनता है तो वो और भी अच्छा लगता है, मतलब उसको भी सुबरन चाहिए। तो सुबरन का सेकंड अर्थ हमारे पास क्या निकला, अच्छा पहनावा, अच्छा पहनावा। और जो तीसरा अर्थ है जो हमारे चोर को चाहिए, चोर को सुबरन के मतलब क्या होता है, सुबरन का मतलब बेटा एक सोने का पर्यायवाची भी होता है। तो सोना भी क्या होता है, वो किसको चाहिए, वो चोर को चाहिए। तो सोना भी सुबरन होता है। मतलब हमारे सुबरन जो शब्द था यहाँ पर उसके तीन अर्थ निकले, कवि के अर्थ में निकला अच्छी वाणी, व्यभिचारी के मतलब निकला अच्छा पहनावा, और चोर के मतलब में निकला सोना। शब्द एक अर्थ अनेक, यही होता है श्लेष। तो बच्चों ये थे हमारे तीन शब्दालंकार, यही आपके शब्दालंकार आएंगे। मैं आशा करता हूं आपको तीनों समझ में आए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत रही हो, इसको दोबारा से देखिए, पढ़िए, उदाहरणों को और ज्यादा देखिए। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम अर्थालंकार के ऊपर बात करेंगे।